अंटार्कटिका, एक ऐसा महाद्वीप जो इंसानी इतिहास में हमें इतनी देर से मिला कि आज भी ये जमीन असल में अनजीती हुई है। जरा सोचकर देखिए, एक सफेद रेगिस्तान जो 7 करोड़ सालों से वक्त में जैसे जम गया हो, और हमारी नजरों में आया सिर्फ 200 साल पहले। ये दुनिया के इतिहास की किताब का वो आखिरी पन्ना है जिसे लगभग किसी ने खोला ही नहीं था। तो आखिर ऐसा क्या है इस जगह में? ऐसा क्या है जो इस जमीन को इतना अलग बनाता है कि यहाँ जीवन पनप ही नहीं पाता? ये दुनिया का इकलौता महाद्वीप है जहाँ इंसान कभी बस ही नहीं पाए। आखिर क्यों? चलिए इस बर्फीली दुनिया के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें ये समझना है कि अंटार्कटिका असल में कितना कितना कठोर है, तो सबसे पहले इसकी तुलना करनी होगी इसके उल्टे छोर यानी आर्कटिक से। और इन दोनों का अंतर ही ये बताता है कि ये जगह जीवन के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है। जरा देखिए ये फर्क, ये सच में चौंकाने वाला है। आर्कटिक में करीब 40 लाख लोग रहते हैं, वहां पोलर बेयर जैसे बड़े जानवर भी हैं। और वहीं दूसरी तरफ अंटार्कटिका, जहां कोई स्थायी आबादी नहीं है, जीरो। यहां तक कि एक पोलर बेयर भी यहां जिंदा नहीं रह सकता। सदियों तक इस महाद्वीप को जीतने की हर एक कोशिश का अंजाम मौत था, और इसीलिए बीबीसी ने इसे एक नाम दिया जो बिल्कुल सही बैठता है, एक बर्फीला कब्रिस्तान। क्योंकि न जाने कितने खोजकर्ता इस बर्फ के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गए और उनके शरीर कभी वापस मिले ही नहीं। और इसी कब्रिस्तान की कहानियों में से एक कहानी हमें ले चलती है हीरोइक एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में। ये कहानी है साउथ पोल तक पहुंचने की उस दौड़ की, एक ऐसी कहानी जिसमें जबरदस्त जुनून भी था और दिल दहला देने वाला अंत भी। शुरुआत में तो यहां तक पहुंचना ही अपने आप में नामुमकिन जैसा था। कैप्टन कुक सर्कल तो पार कर गए पर जमीन देख तक नहीं पाए। बेलिंग्सहॉसन ने ये तो बता दिया कि बर्फ के नीचे एक महाद्वीप है, पर वहां उतर नहीं सके। और रॉबर्ट स्कॉट, उनकी पहली कोशिश तो इतनी बुरी तरह नाकाम हुई कि वो और उनकी टीम लगभग मारे ही गए थे। लेकिन इतनी बड़ी नाकामी भी रॉबर्ट स्कॉट को रोक नहीं सकी। 1911 में उन्होंने अपनी टेरा नोवा एक्सपीडिशन शुरू की। एक साल की जानलेवा दर्दनाक यात्रा के बाद वो और उनकी टीम आखिरकार साउथ पोल पर पहुंच ही गए। सोचिए वो पल, ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा होने वाला था। वो सपना जिसके लिए उन्होंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। पर जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्हें क्या दिखा? नॉर्वे का झंडा। रोल्ड अमंडसन की टीम उन्हें 1 महीने पहले ही हराकर जा चुकी थी। दिल टूट चुका था, शरीर जवाब दे चुका था। हारे हुए और पूरी तरह से थके हुए स्कॉट और उनकी पूरी टीम वापसी के रास्ते में एक बर्फीले तूफान में फंस गई, और एक एक करके सबने दम तोड़ दिया। उनके शरीर हमेशा के लिए उसी बर्फ में दफन हो गए, और इस घटना ने अंटार्कटिका की एक बेरहम कातिल वाली पहचान को और भी पक्का कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये महाद्वीप इतना जानलेवा है क्यों? इसका जवाब सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि साइंस में है, उस भूगोल में जो इस जगह को ऐसा बनाता है। इस स्केल को समझने की कोशिश कीजिए। पूरी दुनिया की 90% बर्फ और 70% साफ पानी सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका में कैद है, और यही बर्फ की विशाल चादर इस महाद्वीप के जानलेवा मौसम की असली वजह है। अब इन आंकड़ों को देखिए, ये साफ साफ बताते हैं कि साउथ पोल नॉर्थ पोल के मुकाबले कितना ज्यादा बेरहम है। यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा कम है, हवा इतनी सूखी है कि उसमें नमी लगभग है ही नहीं, और हवा की रफ्तार वो तो किसी भी बड़े तूफान से दोगुनी हो सकती है। और इन तूफानी हवाओं के पीछे एक बहुत ही यूनिक फिनोमिनन है जिसे कहते हैं कैटाबैटिक विंड्स। होता यह है कि अंटार्कटिका में जमीन आसमान से ज्यादा ठंडी होती है। ये ठंडी भारी हवा ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ खींचती है और पठार पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार पकड़ लेती है। लेकिन खतरा सिर्फ हवाओं का नहीं है, वाइट आउट जैसी हालत है। मतलब ऐसी स्थिति जब जमीन और आसमान में कोई फर्क ही नहीं दिखता, आप पूरी तरह खो जाते हैं। वहां की सूखी हवा सेकंडों में शरीर से नमी खींच लेती है। और फिर है क्रेवास, यानी बर्फ में छिपी हुई गहरी जानलेवा दरारें जो न जाने कितने खोजकर्ताओं की कब्र बन गई। तो अगर ये जगह इतनी खतरनाक है तो फिर आज यहाँ इंसान कैसे रह पा रहे हैं? जवाब है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसी ने हमें इस बेरहम दुनिया में अपने लिए एक छोटी सी जगह बनाने में मदद की है।
ये बदलाव देखिए जरा। 1990 के दशक में जहां साल में सिर्फ 5,000 टूरिस्ट आते थे, वहीं आज ये आंकड़ा 1 लाख को भी पार कर चुका है। आज यहाँ मैकमर्डो स्टेशन जैसी जगह हैं जो किसी छोटे मोटे शहर से कम नहीं है। सोचिए, वहाँ एटीएम है, अस्पताल हैं, यहाँ तक कि अपना वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी है। ये सब इसलिए ताकि वैज्ञानिकों की एक छोटी सी आबादी वहाँ साल भर टिक सके। लेकिन इतने टूरिज्म और साइंस के बावजूद ये महाद्वीप आज भी काफी हद तक वैसा ही है जैसा सदियों पहले था, अछूता। और इसकी वजह है एक बहुत ही जरूरी इंटरनेशनल एग्रीमेंट। एक अंदाजे के मुताबिक अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 511 अरब बैरल तेल दबा हुआ है। ये इतना ज्यादा है कि मिडिल ईस्ट के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भंडार हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इतनी बड़ी दौलत के होते हुए भी यहाँ तेल निकालने के लिए दुनिया भर में एक दौड़ क्यों नहीं लगी? जैसे हमने मिडिल ईस्ट में देखा है, वैसा यहाँ क्यों नहीं हुआ? जवाब है 1959 की अंटार्कटिक ट्रीटी। इस एक संधि ने सब कुछ बदल दिया। दुनिया के दर्जनों देश एक साथ आए और इस बात पर सहमत हुए कि ये महाद्वीप सिर्फ साइंस के लिए होगा। मतलब यहाँ कोई मिलिट्री नहीं, जमीन पर कोई अपना दावा नहीं जताएगा और सबसे जरूरी, कोई माइनिंग नहीं होगी। इस संधि ने अंटार्कटिका को अब तक तो बचाए रखा है, लेकिन आज कुछ नए खतरे सामने आ रहे हैं। और ये ऐसे खतरे हैं जिनका असर सिर्फ अंटार्कटिका पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। जैसे जैसे दुनिया गर्म हो रही है और बर्फ पिघल रही है, वैज्ञानिक एक नई चीज को लेकर परेशान हैं, ज़ॉम्बी वायरस। ये हजारों लाखों साल पुराने वायरस और बैक्टीरिया हैं जो बर्फ में जमे हुए थे। और अगर ये फिर से एक्टिव हो गए तो हमें नहीं पता कि इनका इंसानों या जानवरों पर क्या असर होगा। तो आखिर अंटार्कटिका है क्या? क्या ये इंसानियत की सबसे बड़ी साइंटिफिक लैब है जो हमें यूनिवर्स के राज समझने में मदद कर रही है, या फिर ये एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है? इसका जवाब इस बात पर टिका है कि हम इसकी नाजुक शांति को कितनी अच्छी तरह से बचा कर रख पाते हैं।